जो टॉपिक आज हमने पढ़ना है दूसरा वो है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेल का एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेली है, जिसका मतलब ये है कि सेल को दैट इज़ कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल, कि जो सेल को एनर्जी देता है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है दैट इज़ द मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज, और ये हमारे पास यूकैरियोटिक सेल्स में जो है वो प्रेजेंट होता है। द माइटोकॉन्ड्रिया इज़ अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली फाउंड द यूकैरियोटिक सेल्स। तो ये तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि जो यूकैरियोटिक सेल होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो प्रेजेंट होता है, क्योंकि वो एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। माइटो मीन्स थ्रेड एंड कॉन्ड्रियन मीन्स ग्रेन्यूल लाइक फाउंड इन साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। मतलब कि जो माइटो मीन्स थ्रेड यानी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, कॉन्ड्रियन ग्रेन्यूल लाइक है, मतलब वो ग्रेन्यूल बना हुआ है एक नेचुरली, ठीक है, सेल के अंदर थ्रेड की फॉर्म में, एंड फाउंड इन साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। और ये सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसमें ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, एंड दैट इज़ कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ सेल। The first observed by Richard Altman in 1894, and then the term mitochondria was coined by Carl Benda in 1898. ठीक है, जो पहली दफ़ा जिस साइंटिस्ट ने इसको देखा, ही वॉज द साइंटिस्ट नेम्ड एज रिचर्ड एल्टमैन इन 1894, और उसके बाद जिसने इसको नाम दिया वो था कार्ल बेंडा इन 1898। अच्छा जी, जब हम इसकी बात करते हैं मोर्फोलॉजी की, मोर्फोलॉजी का क्या मतलब है? साख्त, खदोखाल। ठीक है, कि वो दिखता कैसे है, वो है कैसा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया रेंज फ्रॉम 0.5 to 1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। मतलब अगर हम उसकी साइज़ की बात करें तो ये कोई एक साइज़ का नहीं होता, बल्कि इसकी एक रेंज है, जैसे 0.5 से लेकर 1 माइक्रोमीटर तक इसका डायमीटर होता है। ठीक है, शेप जो है वो नॉर्मली सॉसेज शेप्ड है। सॉसेज शेप का मतलब ये है कि सॉसेज की तरह का इसका जो है वो शेप, जैसे जो हम यूज़ करते हैं ना सॉसेजेस अपने फूड में, मैक्रोनीज़ वगैरह में और चीज़ों में, उस किस्म का इसका शेप होता है। ठीक है, नंबर डिपेंड ऑन टाइप, साइज़ एंड फंक्शन स्टेट ऑफ द सेल। अब इसके नंबर जो हैं वो भी डिपेंड करते हैं साइज़ पर, कि सेल का साइज़ कितना है। अगर सेल का साइज़ बड़ा होगा तो उसको एनर्जी की ज़रूरत ज़्यादा होगी, तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर भी ज़्यादा होंगे। और अगर हम फंक्शन स्टेट की बात करते हैं तो जो एनर्जी प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं, ठीक है, जिस तरह के मसल सेल्स हैं या फिर कोई और हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं, उनमें एनर्जी की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, तो उसमें फिर माइटोकॉन्ड्रिया भी ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं। ठीक है, एन एवरेज लिवर सेल्स कंटेन अराउंड 1500 माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, जो एवरेज लिवर सेल है उसमें तकरीबन 1500 के करीब जो है माइटोकॉन्ड्रिया वो मौजूद होते हैं। ठीक है, लोकेशन क्या है कि सेल्स विद हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट्स दैट इज़ दी स्पर्म टेल मसल फ्लैजिला। जिन मैंने आप लोगों को पहले बताया कि वैसे तो माइटोकॉन्ड्रिया सब सेल्स में होते हैं, लेकिन जिन सेल्स में एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है उसमें इनकी तादाद भी ज़्यादा होती है, जैसे कि स्पर्म टेल मसल फ्लैजिला। ठीक है, इन सब में माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होते हैं। जब हम बात करते हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस की, तो हमारे जहन में सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया ही आता है। कैसे कि इन मोस्ट एनिमल्स oocyte mitochondria are the only mitochondria that is inherited. Spermatozoa mitochondria also enters oocyte during fertilization but destroyed during early embryonic development and mechanism not yet elucidated. कि अगर हम साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस की बात करें तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व होता है, और सिर्फ मदर का माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो इनहेरिट होता है बच्चों में। मतलब कि जो एग में जो एग सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वही माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो इनहेरिट होता है, बच्चों में आता है, जबकि जो स्पर्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो नहीं आता, वो वहीं पर डेड हो जाता है ड्यूरिंग सर्टेन एक्शन। ठीक है, वो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डेड हो जाता है जो कि स्पर्म्स के अंदर होता है। ठीक है, लेकिन इसका मैकेनिज़्म या डिस्ट्रॉयड हो जाता है, लेकिन इसका मैकेनिज़्म आज तक नोन नहीं हो सका कि ऐसा क्यों होता है। मतलब क्यों जो है सिर्फ मदर का माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो इनहेरिट होता है और फादर्स का नहीं होता। स्ट्रक्चर इसका क्या है? आउटर मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इनर मेम्ब्रेन, क्रिस्टी मैट्रिक्स। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले एक आउटर मेम्ब्रेन आती है। ठीक है, उसके बाद इनर मेम्ब्रेन आती है, बीच में इसके इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होता है जो कि आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में होता है।
अंदर इसके क्रिस्टी और मैट्रिक्स है, ठीक है। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो इसमें आपको नज़र आएगा एक आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है, और एक इनर मेम्ब्रेन है, बिल्कुल राइट साइड पर, और उनके बीच में जो स्पेस है वो हमारे पास इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा मैट्रिक्स बिल्कुल इसके अंदर करके है, ठीक है। डीएनए भी आपको नज़र आएगा, राइबोसोम्स भी इसके अंदर नज़र आएंगे, और क्रिस्टी भी आपको इसके अंदर नज़र आएगी। क्रिस्टी जंक्शन वो ऐसे जो फिंगर्स लाइक कॉन्वोल्यूशंस हैं, दैट इज़ कॉल्ड द क्रिस्टी, ठीक है। और मैट्रिक्स उसके अंदर का जो दरमियान में जो पोर्शन है उसको इन्होंने मैट्रिक्स का नाम दिया है। ओके, आउटर मेम्ब्रेन क्या है? सिंपल फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, इट इनक्लोजेज द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, कंटेनिंग प्रोटीन स्ट्रक्चर्स कॉल्ड पोरीन्स, ions, nutrient molecules, ATP, ADP, etc. can pass through the outer membrane with ease. अच्छा, जो आउटर मेम्ब्रेन है वो सिंपल फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, ठीक है। उसके अंदर जो है माइटोकॉन्ड्रियन इनक्लोज्ड है, ठीक है। अब उसके अंदर प्रोटीन्स लाइक स्ट्रक्चर्स भी आपको नज़र आएंगे, कंटेनिंग प्रोटीन्स लाइक स्ट्रक्चर्स, और उनको कहा जाता है पोरीन्स, ठीक है, जिसमें से कि आयंस, न्यूट्रिएंट्स, मॉलिक्यूल्स, एटीपी, एडीपी एक्सेट्रा कैन पास थ्रू द आउटर मेम्ब्रेन विद ईज़, ठीक है, कि वो जो सारे हमारे पास आयंस हैं और न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स हैं वो इसमें से इजीली पास हो जाते हैं, ठीक है। देन हम बात करते हैं इनर मेम्ब्रेन की। इज़ फ्रीली परमिएबल ओनली टू ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जो इनर मेम्ब्रेन है दैट इज़ परमिएबल टू ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कि उसमें से ऑक्सीजन भी पास हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी पास हो सकती है और वाटर भी पास हो सकता है। कंटेन्स complexes of the ETC, the ATP synthase complex and transport proteins। इसमें हमारे पास जो complexes हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के, उसमें ATP synthase है और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स है, ठीक है। दीज आर दी कॉम्प्लेक्सेस ऑफ दी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसमें कि ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है कि इसमें से कौन कौन से प्रोसेसेस जो हैं वो एनर्जी प्रोडक्शन के प्रोसेस हैं, एटीपी प्रोड्यूस होते हैं उनमें। तो हम देखेंगे कि उसमें माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, साइटोप्लाज्म में क्या होता है, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो भी इसमें मौजूद होते हैं इनर मेम्ब्रेन में, दैट इज़ दी एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स एंड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। प्रेजेंस ऑफ सोफिस्टिकेटेड आयन ट्रांसपोर्टर्स एग्जिस्ट, ठीक है, मतलब कि आयन ट्रांसपोर्टर्स भी इसमें मौजूद होते हैं। सेवरल एंटीपोर्ट सिस्टम एग्जिस्ट अलाउइंग एक्सचेंज ऑफ एनायंस बिटवीन द साइटोसोल एंड द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। एंटीपोर्ट सिस्टम्स का क्या मतलब है कि आपके पास ऐसे रास्ते हैं, उनमें से पोर्ट्स हैं जिसमें से कि एनायंस जो है वो पास होते हैं बिटवीन द साइटोसोल एंड द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, मतलब अंदर जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर आते हैं। बाहर आपके पास साइटोप्लाज्म है जिसका जो लिक्विड पोर्शन है उसको हम साइटोसोल कहते हैं, ठीक है। तो ये अंदर बाहर होते रहते हैं इस जो एंटीपोर्ट सिस्टम है इसका, इनर मेम्ब्रेन का, उसके थ्रू, ठीक है। इट इज़ डिवॉइड ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड रिच इन फॉस्फोलिपिड एंड कार्डियोलिपिड। इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, जो इनर मेम्ब्रेन है इसमें सिर्फ जो है फॉस्फोलिपिड होता है और कार्डियोलाइपिन होता है। वो ये कह रहा है कि ये फ्री परमिएबल है टू ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिसमें एटीपी सिंथेज है और वो ट्रांसपोर्ट करता है प्रोटीन्स को। इसमें सोफिस्टिकेटेड आयन ट्रांसपोर्टर्स एग्जिस्ट होते हैं जिसमें से आयंस भी ट्रांसफ़र करते हैं। बहुत सारे ऐसे पोर्ट्स हैं, ऐसे मतलब एंटी पोर्ट सिस्टम है जिसमें से कि आपके पास एनायन जो है वो साइटोसोल और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ट्रांसपोर्ट होते हैं, अंदर जाते हैं और बाहर आते हैं, ठीक है। और इसमें हमारे पास कोलेस्ट्रॉल नहीं होता और फॉस्फोलिपिड और कार्डियोलिपिन होता है। ओके, अगर आप इस डायग्राम को देखें तो देख लें कि इसमें मैट्रिक्स है, ठीक है। मैट्रिक्स के बाद इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है जिसमें के सारे एंटीपोर्ट सिस्टम और सारे के सारे जिसे कहते हैं ना सोफिस्टिकेटेड आयन ट्रांसपोर्टर्स, ये सारे एम्बेडेड हैं, ठीक है। ये सारे प्रोटीन्स इन नेचर हैं। उसके बाद इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है और फिर उसके बाद आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, ठीक है। ओके, अब हम आते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस की तरफ। इट हैज़ हाई प्रोटॉन कंसनट्रेशन। जो हमारे पास इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होते हैं उसमें प्रोटॉन्स की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। द स्पेस बिटवीन द इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन इज़ अप्रॉक्सीमेटली 70 एंगस्ट्रम। 70 एंगस्ट्रम एक यूनिट है इसकी मेजरमेंट का, ठीक है, कि जो इनर और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में होता है दैट इज़ द 70 एंगस्ट्रम,
इतना स्पेस होता है, ये सिर्फ उसको मेजर किया हुआ है कि इतना स्पेस होता है तकरीबन इनर और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में। कंसनट्रेशन इज सेम एज दैट ऑफ द साइटोसोल। अच्छा, मज़े की बात ये है कि जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है इसमें वही कंसनट्रेशन होती है जो कि साइटोसोल में होती है, ठीक है, यानी साइटोप्लाज्म में होती है, आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। तभी तो ये जो इनर मेम्ब्रेन से जो ये आयंस वगैरह और जितने भी मटीरियल्स हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, बाहर जाते हैं और अंदर आते हैं, क्योंकि साइटोसोल की वही कंसनट्रेशन है जो कि बाहर इंटर मेम्ब्रेन की वही कंसनट्रेशन है जो कि बाहर साइटोसोल के, इसलिए उनका चेंज ऑफ मीडियम तो होता नहीं है, तो उसमें से वो इजीली ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है। क्रिस्टी दैट आर द फोल्ड्स ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, स्टॉक प्रोटीन्स और इनर मेम्ब्रेन स्फीयर्स। क्रिस्टी इज कवर्ड विद इट्स इनर मेम्ब्रेन स्फीयर्स कॉल्ड स्टार्क पार्टिकल्स और नॉब्स और हेड्स। अच्छा, क्रिस्टी का फिर सिंपल यही है कि उसके अंदर जो है फिंगर्स लाइक कॉन्वोल्यूशंस होती हैं, दैट आर द फोल्ड्स ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। उसके अंदर वो ऐसे फिंगर्स फोल्ड्स बने हुए हैं, फिंगर्स लाइक प्रोट्रूजन्स हैं, और उसी के उसको क्रिस्टी कहा गया है। स्टैक प्रोटीन्स होते हैं उसके अंदर, और इनर मेम्ब्रेन स्फीयर्स होते हैं। क्रिस्टी इज कवर्ड विद दिस इनर मेम्ब्रेन स्फीयर्स कॉल्ड स्टैक प्रोटीन्स और नॉब्स और हेड्स। और वो अंदर वही जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है उसको नॉब्स और हेड कहा जा रहा है कि जो क्रिस्टी है ये इससे कवर्ड है, ठीक है। सिंपल इज़ दैट कि क्रिस्टी जो है वो बिल्कुल मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, स्टैक पार्टिकल्स हैं और नॉब्स और हेड्स, कोई भी नाम आप इसको दे दें, ये वो हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद जो सबसे अंदर चीज़ आती है दैट इज़ द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। जेल लाइक कंसिस्टेंसी है, ठीक है, डेंस है, होमोजेनियस है। उसके बाद आपके पास जो है 2/3 ऑफ टोटल प्रोटीन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल जेल लाइक है, जेल लाइक का मतलब है थिक है, ठीक है, और डेंस है, बहुत होमोजेनस, मतलब कि डेंस होमोजेनस का मतलब यही है कि उसमें जो मिक्स्ड है सारा कुछ एक जैसा है, मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं पर कंसनट्रेशन ज़्यादा है कहीं पर कंसनट्रेशन कम है, वो सब एक जैसा है। 2/3 ऑफ द टोटल प्रोटीन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की जो 2/3 प्रोटीन है वो उसमें मौजूद है, ठीक है, 2/3 जो कि आपका माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है उसके अंदर प्रोटीन्स, पूरे के पूरे माइटोकॉन्ड्रिया की 2/3 प्रोटीन जो है वो उसमें मौजूद है। Mitochondria have enzymes, ribosomes, DNA, messenger RNA, granules, fibrils, tubules। ये सारे के सारे जो कंपोनेंट्स हैं ये कहाँ पर हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मौजूद हैं, जिसमें हमारे पास एंजाइम्स हैं, राइबोसोम्स हैं, DNA है, मैसेंजर RNA है, ग्रेन्यूल्स हैं, फाइब्रिल्स हैं और ट्यूबुल्स हैं। ये सब के सब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हैं। Major enzymes include enzymes involved in synthesis of nucleic acid and proteins, fatty acid oxidation and TCA cycle, except the succinate dehydrogenase। अच्छा, इसके अंदर जो एंजाइम्स मौजूद है वो एंजाइम्स हैं जो कि इन्वॉल्व कहाँ पर होते हैं? सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स। मैंने आप लोगों को पहले बताया कि वो सेल्स जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है उसमें ये ज़्यादा होते हैं, ठीक है। सो द मेजर एंजाइम्स विच इंक्लूड एंजाइम्स इन्वॉल्व, वो एंजाइम्स जो कि न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स की सिंथेसिस में इन्वॉल्व हैं वो यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। फैटी एसिड्स ऑक्सीडेशन में जो एंजाइम्स रिक्वायर्ड हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। TCA साइकिल के जितने भी एंजाइम्स हैं वो सब माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोड्यूस होते हैं। TCA इज़ दी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ठीक है, जो कि ऑक्सीडेटिव रिस्पायरेशन का एक पार्ट है, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। एक्सेप्ट द सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, दिस इज द ओनली एंजाइम विच इज़ नॉट प्रोड्यूस इन द माइटोकॉन्ड्रिया, द रेस्ट ऑफ द ऑल एंजाइम्स आर प्रोड्यूस्ड इन द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है माइटोकॉन्ड्रियल DNA, कि जो माइटोकॉन्ड्रियल DNA है वो क्या है? डबल स्ट्रैंडेड है, ठीक है, कोवलेंटली क्लोज्ड है, सर्कुलर मॉलिक्यूल है, ठीक है। एक तो डबल स्ट्रैंडेड है, कोवलेंटली क्लोज है जैसे कि सब होते हैं, और सर्कुलर की फॉर्म में। अकर्स इन मल्टीपल कॉपीज़, बहुत सारी कॉपीज़ इसकी मौजूद होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। जो माइटोकॉन्ड्रियल DNA होता है उसकी बहुत सारी कॉपीज़ जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मौजूद होती हैं। मोस्ट यूजुअली रिमेन्स अटैच्ड to inner mitochondrial membrane, stores biological info required for growth and multiplication of mitochondria। बहुत ज़्यादा जो हैं वो यूजुअली इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होती है, मतलब कि एक जो आउटर मेम्ब्रेन है और एक जो इनर मेम्ब्रेन है उसके अंदर ही मैट्रिक्स है, तो उसके
साथ उसमें जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है वो बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के साथ चिपके हुए होते हैं, ठीक है, और इनके अंदर वो सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है जो कि ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के लिए ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद है सेल कैन अंडरगो रेप्लिकेशन एंड डुप्लीकेशन, मतलब कि इसका जो फिनोमेना है वो बाकी डीएनए के मॉलिक्यूल्स की तरह है कि उसमें रेप्लिकेशन भी होती है और डुप्लीकेशन भी होती है, ठीक है। सेम इज़ द केस लाइक ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, नॉट एब्सोल्युटली ऑटोनमस, डिपेंड्स ऑन द न्यूक्लियर डीएनए, ज़्यादा खुद मुख्तार ये नहीं होते, मतलब ऑटोनमस का यही मतलब है कि जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है वो ज़्यादा खुद मुख्तार नहीं होते, बल्कि ये ज़्यादातर डिपेंड करते हैं किस पर, न्यूक्लियर के डीएनए पर। ओके, फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, अब इसके फंक्शंस पर हम आ जाते हैं कि इसके फंक्शंस क्या क्या हैं। दैट इज़ द एनर्जी ट्रांसड्यूसर ऑफ द सेल, सिंथेसिस ऑफ एटीपी, एटीपी की सिंथेसिस होती है इसमें, क्रेब्स साइकिल, ईटीसी सिस्टम एंड फॉस्फोराइलेटिंग एंजाइम एटीपीएस, ये अगेन वही ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हैं जो कि ऑक्सीडेटिव रेस्पिरेशन जो होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन जिसे हम कहते हैं, उसी के 3 पार्ट्स हैं और उसमें इसका बहुत बड़ा रोल है। ये जब हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे आप लोगों को और भी समझ आ जाएगी कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन के जो 3 पार्ट्स हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे कि क्रेब्स साइकिल्स का जो कि मैट्रिक्स में होती है और उसके सारे के सारे टीसीए साइकिल भी उसको कहते हैं, और हमने ऊपर पढ़ा कि उसके सारे के सारे एंजाइम्स जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल की मैट्रिक्स में ही बनते हैं सिवाय सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज के। ये एक ही चीज़ के 2 नाम है, क्रेब्स साइकिल और टीसीए साइकिल। ईटीसी सिस्टम इस द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, वो भी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। फॉस्फोराइलेटिंग सिस्टम में एटीपीएस, जो फॉस्फोराइलेशन का सिस्टम है जिसमें कि एटीपीएस एंजाइम जो है वो इन्वॉल्व होता है। मतलब फॉस्फोराइलेशन क्या होती है कि जिसमें फॉस्फेट ग्रुप आके अटैच होता है, वो सारे का सारा भी माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। Extra mitochondrial inheritance, mitochondrial DNA contains plasma genes, that is the extra chromosomal genes transmitted from mother to the offspring। कि जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है उसमें हमारे पास प्लाज्मा जीन्स हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जीन्स उनको कहा जाता है, मतलब कि उसके ऊपर जीन्स भी मौजूद होते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के ऊपर, और वो मदर से ऑफस्प्रिंग में जाता है। मतलब ये वो इनहेरिटेंस है जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि ये एग्जैक्टली पेरेंट्स से यानी कि माँ से अपने बच्चे में जाते हैं ये वाले जीन जो कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के ऊपर होते हैं, ठीक है, ट्रांसमिटेड फ्रॉम मदर टू द ऑफस्प्रिंग। सिंथेसिस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आरएनए एंड प्रोटीन ब्रिंग अबाउट जीन एक्सप्रेशन थ्रू जीन डुप्लीकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। के जो जीन्स के एक्सप्रेशंस होते हैं वो होते हैं इसमें, ठीक है, किसके थ्रू, जीन डुप्लीकेशन के थ्रू, ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू, ट्रांसलेशन के थ्रू जो है ये सारे के सारे जीन्स जो हैं वो एक्सप्रेस्ड होते हैं। सिंथेसिस 13 डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड्स इन ह्यूमंस, 13 डिफरेंट जो हैं प्रोटीन्स वो इसमें सिंथेसाइज्ड होते हैं। दैट इज़ द ब्रिंग अबाउट जीन एक्सप्रेशन थ्रू जीन डुप्लीकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। और सिंथेसिस होती है किसकी, 13 डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड्स की ह्यूमंस के अंदर, ठीक है जी। हाँ, अब ये इसकी सिंथेसिस थी जिसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए, आरएनए और प्रोटीन ये तीनों के तीनों कहाँ पर सिंथेसाइज होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। जीन एक्सप्रेशन के थ्रू, जीन डुप्लीकेशन के थ्रू, ट्रांसक्रिप्शन होती है, ट्रांसलेशन होती है, और 13 डिफरेंट प्रोटीन जो हैं ह्यूमंस के वो भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के हैं। उसके बाद जो अदर फंक्शंस हैं उसमें आ जाती है प्रोडक्शन ऑफ हीट, दैट इज़ नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, द अनहार्नेस्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज रिलीज एज हीट। के जो हीट है वो प्रोड्यूस होती है। रोल एन एपोप्टोसिस, प्रोग्राम सेल डेथ, मतलब जब सेल्स ने अपने आप को खुद किल करना होता है उसको एपोप्टोसिस कहते हैं, ऑटोफेगी कहते हैं। जब सेल अपने आप को खुद मार देता है उसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन, ये वो हार्मोन्स हैं जो कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मेल्स और फीमेल्स के। उसके में भी सिंथेसिस ऑफ एस्ट्रोजन टेस्टोस्टेरोन में भी माइटोकॉन्ड्रिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। देन रोल इन न्यूरोट्रांसमीटर मेटाबॉलिज्म, और जो न्यूरोट्रांसमीटर्स का मेटाबॉलिज्म होता है उसमें भी इसका बहुत ज़्यादा रोल है। न्यूरोट्रांसमीटर्स वही होते हैं जो मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह थ्रू नर्व इम्पल्सेस
ट्रांसमिट करते हैं, दैट इज़ दी न्यूरो ट्रांसमीटर। जैसे कहीं पर टच होता है तो ब्रेन तक फ़ौरन एक इम्पल्स पास होती है, उसमें न्यूरो ट्रांसमीटर का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। तो उनके मेटाबॉलिज्म में माइटोकॉन्ड्रिया का रोल है और कोलेस्ट्रॉल के मेटाबॉलिज्म में भी माइटोकॉन्ड्रिया का रोल है, ठीक है। ये सारे के सारे जो हैं इसमें एनर्जी इन सेल्स में न्यूरो ट्रांसमीटर के मेटाबॉलिज्म में, कोलेस्ट्रॉल के मेटाबॉलिज्म में एनर्जी इन्वॉल्व है, इसलिए इन सब में माइटोकॉन्ड्रिया का रोल है। So this is all about the mitochondria. Thank you very much.